नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी देह की कीमत जिसे लिखा है तेजेंद्र शर्मा जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परमजीत कौर अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखें सामने पड़े कलश पर टिकी हुई थी। उसका 2 वर्षीय पुत्र गहरी नींद सो रहा था। कमरे की चुप्पी को उसके पुत्र के जुकाम से बंद नाक की सांस की आवाज ही भंग कर रही थी। कमरे का टेलीविजन भी चुप था। टेलीफोन भी गला बंद किए कोने में पड़ा था। किंतु यह चुप्पी किसी शांति का प्रतीक नहीं थी। परमजीत के मन में तूफान की लहरें भयंकर शोर मचा रही थी और फरीदाबाद के सेक्टर 15 के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से रो रहा था। रोना तो अब शायद पम्मी के जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला था। पम्मी, हाँ, हरदीप उसे इसी नाम से तो पुकारा करता था। पम्मी और हरदीप एक दूसरे के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुके थे। पम्मी का उजला रंग, खिला रूप, बेदाग मुलायम चेहरा और इंग्लिश ऑनर्स तक की पढ़ाई, यही सब गुण तो उसे फरीदाबाद के सेक्टर 18 से सेक्टर 15 तक ले आए थे। हरदीप ने पम्मी को अपने किसी रिश्तेदार के विवाह में देख लिया था। बस तभी से बीजी के पीछे पड़ गया था। बीजी जब ब्याह करना है तो बस उसी लाल सूट वाली तो करना है। लाल सूट वाली कुड़ी दा ना ता पूछ लेंदा। बीजी को अपने पुत्र की व्यग्रता कहीं भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनका लाडला बेटा जापान जाने की तैयारी में है। यदि वहां से कोई चपटी नाक वाली जापानी पत्नी उठा लाया तो बीजी का क्या होगा? बस यही सब सोच सोचकर बीजी लग गई लाल सूट वाली की तलाश में। तलाश जाकर पूरी हुई 18 सेक्टर में। बीजी के मन में थोड़ा झटका लगा। पुत्र की पसंद टिकी भी तो जाकर सेक्टर 18 में। भला सेक्टर 15 वाले 18 वालों के घर रिश्ता लेकर जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बात सीधी सी है। 15 सेक्टर है कोठियों, बंगलों और कारों वाला सेक्टर। हर बंगले में कम से कम एक कार तो है ही, उससे ज्यादा भी है। और सेक्टर 18 में है हाउसिंग बोर्ड के 2 कमरों वाले मकान। बीजी सोच में पड़ गई। बीजी सोचते सोचते ही 18 सेक्टर पहुंच गई। भला सा घर, सीधे सादे लोग, छोटा सा परिवार। सरदार वरयाम सिंह, पत्नी सुरजीत कौर, परमजीत और छोटा भाई सुखविंदर। बस इतना ही परिवार। दीवार पर गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र और लाल कपड़े में लिखा गुरु ग्रंथ साहिब परिवार के आस्तिक होने का ऐलान कर रहा था। बाहर गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर पर आवाज आ रही थी और उसमें था गुरबानी का श्लोक। बीजी को लगा ऐसे समय में यह श्लोक उनकी सफलता का ऐलान है। परमजीत उस दिन कॉलेज नहीं गई थी। उसे थोड़ा सा बुखार था। बुखार में जो लड़की इतनी सुंदर लग सकती है, वो थोड़ा सा सजने संवरने के बाद क्या खूब लगेगी। वरयाम सिंह और सुरजीत कौर प्रसन्न थे। उनकी बेटी विवाह के बाद नजदीक भी रहेगी और रहेगी भी सेक्टर 15 में। होने वाला जमाई जापान में काम करता है। माँ बाप के लिए इतना ही काफी था। उन्हें हाँ करने में देर ही कितनी लगनी थी। वे दोनों भी कन्यादान कर स्वर्ग में अपना स्थान पक्का करने की योजना बनाने लगे। परमजीत को तो कन्यादान शब्द से ही वितृष्णा हो उठी। दान वाली वस्तु उसे बनना गवारा ही नहीं था। इसलिए वह तो विवाह कचहरी में करना चाहती थी, परंतु शादी विवाह के मामले में बेटियों को नहीं बोलना चाहिए। संभवतः इसीलिए परमजीत चाह कर भी कुछ न बोल पाई। और लाल सूट वाली कुड़ी लामा फेरे लेकर ज्ञानी जी के श्लोकों पर सवार होकर सेक्टर 18 से 15 के बीच की सड़क लांघ ही गई। रास्ते में भीमबाग और जैन मंदिर उसके विवाह के मुख्य साक्षी बने खड़े थे। लेकिन उनके विवाह की साक्षी बनने के लिए बिजली तैयार नहीं थी। इसलिए तो जब घर डोली पहुंची तो बत्ती नदारद थी। फरीदाबाद में बिजली तो वैसे हर रोज ही गुल हो जाती है। दिन में लगभग 4 से 6 घंटे तो बत्ती के बिना ही बिताने पड़ते हैं। साढ़े कर बिजली दी की लोड़ हैगी है। साड़ी ता नू ही इन्नी चमकीली हैगी कि सारा कर उजला होया पिया है। बीजी अपनी खुशी छिपा ही नहीं पा रही थी। उजली बहू तो आज भी घर में है, पर आज घर में गहरा काला अंधेरा छाया हुआ है। बीजी अपने कमरे में रो रो कर आंखें सुजा रही है।
तो हरदीप के दोनों भाई अपनी भाभी को पत्थर दिल करार दे रहे हैं। चुप है तो केवल दारजी। दारजी ने सदा ही पम्मी को पिता का सा प्यार दिया है। वास्तव में उनका व्यवहार सरदार वरयाम सिंह के साथ समझियों जैसा रहा ही नहीं। दोनों जैसे दोस्त बन गए, ऐसे जैसे वर्षों से एक दूसरे को जानते हो। निकले भी तो पड़ोसी ही। सरदार वरयाम सिंह मौड़ मंडी के रहने वाले थे और दारजी का बचपन मानसा में बीता था। भला मानसा और मौड़ में दूरी ही कितनी थी, बस इतनी ही दूरी फरीदाबाद में भी थी। किंतु हरदीप तो चला गया था बहुत दूर। हरदीप को दूर जाने का शौक भी बचपन से ही था। उसके ताऊजी जब से ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे, तब से हरदीप के मन में बस एक ही साथ थी कि कहीं विदेश में जाकर ही बसना है। पर पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन ही नहीं लगता था। बस किसी तरह दारजी के रसूख से हर वर्ष पास हो जाता था। परंतु हायर सेकेंडरी में तो बोर्ड की परीक्षा होती थी। वहां तो रसूख चलता ही नहीं। बस उसी साल थोड़ी मेहनत की थी। बीए की डिग्री तो कुकर मुत्तों की तरह उगे किसी पब्लिक कॉलेज से खरीद ली गई थी। खरीदने को तो दारजी नौकरी भी खरीद देते, परंतु हरदीप को तो ना नौकरी करनी थी और ना ही दारजी के व्यापार में हाथ बटाना था। उसे तो किसी भी तरह विदेश जाना था और वहां बस जाना था। पैसे कमाना था और ऐश की जिंदगी जीनी थी। उन्हीं दिनों एयरलाइन में उड़ान परिचारकों की नौकरी निकली थी। विदेश की सैर का खुला न्योता। हरदीप को कहीं से भनक लग गई कि पगड़ी धारक सिखों को यह नौकरी नहीं मिल सकती। बस कर आया अपने केशों का अंतिम संस्कार, कर दिया दारजी की भावनाओं का खून, और हो गई नौकरी की तैयारी। पर क्या नौकरी ऐसे ही मिल जाती है? लिखित परीक्षा देनी होती है, पास करनी पड़ती है। उसके बाद होता है साक्षात्कार या फिर तगड़ी सिफारिश। हरदीप के पास तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए कोई भी बाधा लांघ नहीं पाया। पहली ही सीढ़ी से फिसलकर गिर पड़ा। और आज पम्मी न जाने कितनी ही सीढ़ियों से नीचे गिर रही है। उसमें उठकर बैठने की ना तो ताकत है और ना ही हिम्मत। ऐसा कैसे हो जाता है? एक ही घटना आपके समूचे जीवन को कैसे तहस नहस कर देती है। जिजीविषा बहुत निर्दयी वस्तु होती है। इंसान को जीवित रहने के लिए मजबूर करती रहती है। वरना क्या आज पम्मी के पास जीने का कोई बहाना या सहारा है? उसके जीवन पर छाया अंधेरा तो और भी विकराल होता जा रहा है। अंधेरे में जीने का अभ्यास है पम्मी को, तभी तो बीजी की कटु बातें और देवरों का निर्दयी व्यवहार भी उस अंधेरे को चीर कर उसे क्षत विक्षत नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो पहले ही कहंदी सी कुड़ी मंगली है, इत्थे ब्याह नहीं करना। मेरी तो कदी कोई सुनदा ही नहीं सी। बीजी का निरंतर विलाप जारी था। ना ओदे मापियों ने कुछ छुपाया सी की साफ साफ बोल दिता सी कि साडी कुड़ी मंगली है। उस वक्त तेरे काके ने ही कह दिता सी कि ਉਹ इन्हां गल्लां ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ही नहीं है। फिर ਅੱਜ किस गल ਦੀ शिकायत कर रही है? मेरा ਤਾਂ पुत्र चला गया, तुसी मैनू ही लेक्चर दे रहे हो, बीजी ने रोते हुए कहा। ओए जे तेरा पुत्र गया है तो उस अभागन ਦਾ भी खसम चला गया है। ਉਹ सोच भगवान ने विधवा ਦਾ जीवन किसी ਨੂੰ चंगा लगदा है कि? हाय ओए कुड़ी ना निकली डायन निकली। माँ प्यो ने अपनी डायल साडे हवाले कर दी थी। हुण मैं की करा? करना की है, बस अपनी ਨੂੰਹ ਨੂੰ संभालो। हरदीप दी निशानी है उसदे कोल, निक्के जे बच्चे ਨੂੰ उसने संभालना है। और दारजी चुप हो गए। मैं तो कहता हूं ਅਸੀਂ आपे ही थोड़े वक्त ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਪਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ? ਹਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओ भगवान बस कर, पम्मी दी तरफ ध्यान दे। दारजी का धैर्य चुकता जा रहा था। पम्मी अब भी उस कलश को ताके जा रही है। जो मरा है उसकी राख इसी कलश में पड़ी है। मरने वाला मरा भी तो जापान जाकर। काके जा पान ले आ। बीजी की बात सुनकर पम्मी की हंसी छूट गई थी। भला उनका काका पूरा जापान कैसे ला सकता है? किंतु आज तो उसी जापान ने उनके काके और पम्मी के हरदीप को पूरा का पूरा निगल ही लिया था। जापान जाने की हट भी तो हरदीप की ही थी। कोई पक्की नौकरी तो वहां नहीं थी। फिर भला क्या आवश्यकता थी वहां जाने की?
विवाह से पहले पम्मी को यह कहाँ बताया गया था कि काका अवैध तरीके से जापान जाता है और 2-3 वर्ष वहां बिताकर जेबें भरकर वापिस आ जाता है। क्यों जी? आप ऐसा इलीगल काम क्यों करते हो? अगर कभी पकड़े गए तो? ओ चलिए, जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो यह ऐशो आराम के सामान कैसे जुटाएंगे? यह सारी इम्पोर्टेड चीजें कहाँ से आएंगी? मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है जी। आप बस यहीं रहिए। हम यहीं अपनी दाल रोटी में ही खुश हैं। तो प्यारी पम्मी जी, ਤੁਸੀਂ दाल रोटी ਵਿੱਚ ही खुश रहो ते बस यही खाते रहो। लेकिन सरदार हरदीप सिंह दाल रोटी में खुश रहने के लिए पैदा नहीं हुआ। नहीं जी, अब मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी। आप एक दो बार वहां हो ही आए हो, शौक तो पूरा हो ही चुका है। फिर अब दोबारा जाने की क्या जरूरत है? यहाँ दार्जी का अच्छा खासा बिजनेस है, वहीं संभालो आप। ओए, तुम जनानियों को मर्दों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। तुम अपना घर संभालो। बस पैसे कमाना हम मर्दों का काम है, ओह साडे उत्ते छाड़ दो। बुरी तरह से आहत हो गई थी पम्मी। उसने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि घर के आंगन में गाय की तरह बंधी खड़ी रहे और पति अपनी मनमानी करता रहे। पम्मी अपने पति के हर काम में बराबर की भागीदार होना चाहती थी। उसे अपने काम में अपना भागीदार भी बनाना चाहती थी। उसकी ताकत बनना चाहती थी। पर काका, वो तो दालची और बीजी दोनों की ही कमजोरी था। वो भला एक कमजोरी की ताकत कैसे बन पाएगी? ताकत की तो पम्मी में कोई कमी नहीं थी। उसका चरित्र इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी मुसीबत का सामना करने में सक्षम है। किंतु जब से हरदीप ने उसे बताया है कि वह किस तरह अवैध तरीके से टोक्यो पहुंचता है, उसकी शक्ति भी जवाब देने लगी थी। बड़ी सीधी सी जुगत है पम्मी। 3 वर्ष पहले भी चल गई थी, अब की बार भी चल जाएगी। अपना एजेंट हमें दिल्ली से बैंकॉक तो अपनी देसी एयरलाइन से भेजेगा। वहां से सिडनी का टिकट बनवाएगा वाया टोक्यो। टोक्यो में 8 घंटे का ट्रांजिट हॉल्ट होगा। बस उसी 8 घंटे में अपना एजेंट हमें एयरपोर्ट से बाहर निकाल कर ले जाएगा और मैं पहुंच जाऊंगा टोक्यो में अपने अड्डे पर। मुझे तो आपकी बातें सुनकर डर लग रहा है जी। ओए होए, मैं वहां अकेले थोड़े ही होऊंगा। कितने लड़के पाकिस्तान से होते हैं, कितने बांग्लादेश और अपने कितने पंजाबी भाई भी तो साथ ही होते हैं। यही नहीं, फिलिपिन और कोरिया वाले भी इलीगल ही होते हैं। पर होते तो इलीगल ही है ना जी। ओए, तू यहाँ कानूनी और गैर कानूनी के चक्कर में पड़ी है और मुझे अपनी जिंदगी बनाने की फिक्र है। पम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पल्ले तो यह बात पड़ ही नहीं रही थी कि इतने पचड़ों में पड़कर जापान जाने की ऐसी मजबूरी है क्या? क्या इसी को जिंदगी बनाना कहते हैं? पर काका, वो तो बहुत अक्लमंद है ना। पिछली बार ही 5 लाख बचा कर लाया था। इम्पोर्टेड चीजें सो अलग। भला सफल आदमी भी कभी गलत होता है? इसकी मजाल जो सफलता को उसकी कमियां बता सके। फिर पम्मी भी भला हरदीप को कैसे समझा सकती थी? पम्मी के समझाने की सभी कोशिशों को नाकाम करते हुए उल्टा हरदीप ने ही उसे समझा दिया था। हरदीप के समझाने का नतीजा भी महीने भर में सामने आ गया था। शर्म से लजाकर पम्मी ने बताया था कि उसका जी खट्टा खाने को करने लगा है। दार जी तो छोटे बच्चों की तरह भंगड़ा पाने लगे। बीजी ने बलैया ले ली थी। बहू को काला टीका लगाया। उसकी नजर उतारी गई। गुरुद्वारे ले जाकर माथा टिकवाया। घर में अखंड पाठ रखवाया। अब की बार बीजी ने भी पुत्र को समझाने की कोशिश की। पुत्र, कुड़ी दा पैर भारी है। मेरी गल मन, इस वार ना जा। पहला बच्चा है, तू साथ होएगा तो कुड़ी नु चंगा महसूस होएगा। बीजी, कोई निक्की जी बच्ची थोड़ी है पम्मी। फिर आप हो, दारजी हैं। दो छोटे वीर ने, कोई कली थोड़ी है। पुत्र, असी सारे बेगाने हैं। उसका अपना तो बस तू ही है। कितना सच कहा था बीजी ने। आज हरदीप की मौत के बाद सब बेगानों का सब व्यवहार ही तो कर रहे हैं। हरदीप तो अपने बेटे का मुंह देखे बिना ही चला गया। मम्मी, इंसान अपने भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं करता। दिल छोटा नहीं कर दे पगली। पता नहीं क्यों जी, मेरा दिल नहीं मनदा कि तुसी जापान जाओ। मेरी बस यही तमन्ना है कि जब अपना बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले आप ही उसका चेहरा देखें। चेहरे चेहरे कैसे दूर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अम्मी की माँ जचकी के लिए अपनी बेटी को अपने घर ले गई थी। आजकल घर में कहाँ बच्चे पैदा होते हैं। दाइयाँ तो केवल कहानियों में रह गई हैं या फिर पिछड़े हुए गांवों में। शहरों में तो बच्चे नर्सिंग होम में ही पैदा होते हैं।
मायके वाले तो बस पैसे खर्चते हैं, परेशानी उठाते हैं ताकि होने वाला बच्चा उनके जमाई के नाम को आगे बढ़ा सके। पम्मी का पुत्र अपने पिता की अनुपस्थिति में ही इस दुनिया में आ गया था और हरदीप, वो बेचारा अपने पुत्र को देखे बिना ही इस दुनिया से चला गया था। अपनी रणनीति के अनुसार हरदीप बैंकॉक होते हुए टोक्यो पहुंच गया। वहां पुराने साथियों के साथ ही जाकर रहने का ठिकाना भी कर लिया था। एक ही कमरे में 10-12 अवैध रूप से घुसे लड़के वहां रहते थे। कुछ एक की पत्नियां पीछे हिंदुस्तान में प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ एक जापान में ही विवाह करने की जुगाड़ बना रहे थे। जापानी कन्या से विवाह करने पर वो जापान में रहने के लिए वैध हो जाते। फरीदाबाद का वैध नागरिक, खाते पीते घर का काका, जापान में अवैध काम करके अभिषिक्त था। वहां वो कुली भी बन जाता और कभी-कभी रेस्टोरेंट में बर्तन भी मांज लेता था। हर वो काम जो हरदीप अपने देश में किसी भी कीमत पर नहीं करता, जापान में सहर्ष कर लेता था। कारण, झूठी शान के अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि लड़का जापान में काम करता है। काम करता है, दादाजी सब समझते हैं कि काका क्या काम करता है। घर में एक वही तो है जो पम्मी की इस बात से सहमत है कि हरदीप को जापान नहीं जाना चाहिए, पर काके को बीजी की पूरी शय है। बीजी का मन तो इम्पोर्टेड सामान के साथ बंधा रहता है। फिर न जाने उन्हें इम्पोर्टेड बहू के ख्याल से क्यों डर लगता था। डर तो पम्मी को भी था कि कहीं कोई जापानी गुड़िया उसके हरदीप को अपने जाल में ना फंसा ले। हरदीप को सख्त हिदायत थी कि वह हर सप्ताह पम्मी को फोन करेगा। हरदीप भी अपना वादा हर सप्ताह निभाता था। फिर एक सप्ताह हरदीप का फोन नहीं आया। पम्मी का माथा ठनका। बीजी ने झिड़क दिया, ना जे एक हफ्ता फोन नहीं आया ता की हो गया, मुंडा किते बिजी हो गया होना है। आजकल दी लड़कियां तो अपने खसम नु गुलाम बनाकर ही रखना चाहती हैं। मम्मी ने भी एक गुलाम की तरह चुप्पी साध ली थी, अपनी भावनाओं को दिल में ही दबा दिया था। परंतु विदेश में बैठे हरदीप का बुखार उसके शरीर में दबकर रहने को तैयार नहीं था। भेद खुल जाने के डर से डॉक्टर से दवा लेने में भी नहीं जा सकते थे। दोस्त लोग मिलकर ही दवा कर रहे थे। शरीर कमजोर पड़ गया था। 2 कदम चलते ही चक्कर आने लगते थे। अवैध कर्मचारी को तो रोज के पैसे रोज काम करने पर ही मिलते हैं। काम नहीं तो दाम नहीं। मन ही मन हरदीप को यह चिंता भी खाए जा रही थी। बस इसीलिए कमजोरी की हालत में भी काम पर निकल पड़ा था। पम्मी को हर दिन काटने को दौड़ रहा था। वह अपनी माँ से मिलने तक नहीं जा पा रही थी। अगर पीछे से हरदीप का फोन आ गया तो? माँ का फोन तो कई बार आ चुका था और पिताजी भी 2 बार लेने आ चुके थे। आखिरकार पम्मी ने सेक्टर 15 से 18 के बीच की सड़क लांघने का मन बना ही लिया। उधर बीमारी की हालत में भी काम ढूंढने के लिए जा रहे हरदीप, जो कि सड़क पार कर रहा था, उसे जोर का चक्कर आ गया। तेज रफ्तार से आती कार के ड्राइवर ने पूरे जोर से ब्रेक लगाई थी, परंतु हरदीप के जीवन का दीप व्यस्त सड़क के बीचों बीच बुझा पड़ा था। हरदीप के साथियों में शोर मच गया। हड़कंप की सी स्थिति थी। अवैध लाश, लावारिस, उसे कौन लेके जाएगा? हरदीप के 10 दोस्त भी तो अवैध थे, लावारिस जिंदा लाशें। जो भी लाश लेने जाएगा वहीं धर लिया जाएगा। पर सतनाम के पास तो वैध वीजा था। वो तो हरदीप की दोस्ती के कारण सबके साथ रहता था और फिर गुजारा भी सस्ते में हो जाता था। सतनाम ने जाकर लाश को पहचाना, पर अब लाश का करें क्या? जिंदा इंसान का हवाई जहाज का किराया कम लगता है, परंतु लाश को जापान से भारत भेजना बहुत महंगा सौदा बन जाता है। किसी प्रोफेशनल से लाश पर लेप चढ़वाना, ताबूत का इंतजाम, सरकारी लाल फीताशाही और हवाई जहाज का किराया। सतनाम ने सभी दोस्तों से बातचीत की। सभी बड़े दिल वाले थे। पंजाबी खून ने जोर मारा और 2 दिन में ही 3 लाख भारतीय रुपए के बराबर पैसा इकट्ठा हो गया। सभी दोस्तों ने अपने यार को श्रद्धांजलि के रूप में यह पैसा एकत्रित किया था। सतनाम भारतीय दूतावास जाने की सोच रहा था। एक नया ऑफिसर है, नवजोत सिंह, सुना है खासा मददगार इंसान है। दोस्तों ने टोका, यार यह एम्बेसी वेम्बेसी के चक्कर में मत पड़ो। हिंदुस्तानी एम्बेसी वाले तो बनता काम बिगाड़ने के लिए मशहूर हैं। याद नहीं पिछली बार अवतार सिंह के साथ क्या किया था? सतनाम भी परेशान हो उठा।
भाई, एक बार चलकर देख लेते हैं। सभी सतनाम की बात मान गए। आखिर इन सभी इल्लीगलों में एक वही तो लीगल था। गैर कानूनी ढंग से दूसरे देशों में जाकर शेर भी कैसा चूहा बन जाता है। नवजोत सिंह भारतीय दूतावास में पिछले साल भर से है। पिछली बार पंजाब के एक लड़के ने आत्महत्या की थी, तब भी उसी के सिर पर सारा काम आन पड़ा था। उस लड़के का मृत शरीर अभी तक नवजोत को झुरझुरी दिला जाता है। सतनाम सिंह की बात नवजोत पूरे ध्यान से सुनता रहा। उसने सतनाम की पीठ ठोकी। तुम सब ने तो अपनी दोस्ती निभा ली यारो। 2 दिन में ही 3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब मुझे कुछ सोचना है। सतनाम मुंह नीचे किया खड़ा था। नवजोत के माथे पर पड़ते बल इस बात की घोषणा कर रहे थे कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। एक बात बताओ सतनाम, तुम कह रहे थे कि हरदीप की बीवी और एक बच्चा भी है। नवजोत ने ठंडी सांस लेकर पूछा। हाँ जी, हैगा है। तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो ना साहब जी, इस परदेश में आप ही तो माई बाप हैं। सतनाम, अगर यह सारा पैसा इस लाश को हिंदुस्तान भेजने में खर्च हो गया तो हरदीप की बीवी को क्या मिलेगा? बस एक लाश। उस पर वो अभागन क्रियाकर्म का खर्च करेगी सो अलग। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी, साफ साफ बोलो। अगर हम इस लाश का क्रियाकर्म यहाँ जापान में कर दें, इसकी अस्थियां मुफ्त में भारत भेजी जा सकती हैं। डिप्लोमेटिक मेल से भेज देंगे और ये पैसा उसके बीवी और बच्चे के काम आ जाएगा। सतनाम हैरान होकर रह गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया हो। उसे नवजोत सिंह बहुत घटिया आदमी लगा, क्योंकि भावनाओं की कद्र उस इंसान में बिल्कुल भी नहीं थी। एक बार नवजोत सिंह उसे अच्छा इंसान लगा, क्योंकि वह जीवित व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, सिर्फ लाश के बारे में नहीं। लेकिन उसका मन डामाडोल हो रहा था। सतनाम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाबूजी, आप जो ठीक समझे वही करें। सतनाम ने वापस आकर सारे मित्रों को नवजोत सिंह के मन की बात बताई। सभी की आंखों में नवजोत का चरित्र पेंडुलम की तरह नायक और खलनायक के बीच में झूल रहा था। बुत बने बैठे थे सभी। किसी भी निर्णय पर पहुंच पाना आसान था क्या? एक राय पर सभी मित्र एकमत थे कि फरीदाबाद में हरदीप की बेवा से बात की जाए। जो वह ठीक समझे वही किया जाए। फोन की घंटी बजी। दोपहर का समय था। दारजी ने फोन उठाया। जापान से फोन था। दारजी की आवाज स्वयं में भी ऊंची हो गई थी। हाँ जी बोलिए, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ जी। उसकी वाइफ घर में नहीं है। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? हेलो मिस्टर सिंह, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या? दारजी की गीली भर्राई हुई आवाज निकली। क्यों जी, काके का फोन था, क्या बोला? अब वो कभी नहीं बोलेगा भगवान। शुभ शुभ बोलो जी, वाहिगुरु मेहर करे। हरदीप दी बीजी, काका सानू छड़ के चला गया। जापान वाले काके दा क्रियाक्रम वहीं करके उसके पैसे पम्मी के नाम भेज रहे हैं। तूफान का झोंका एक भूचाल की तरह आया। बीजी फटी हुई आंखों से पति को देख रही थी, जिसने ऑल इंडिया रेडियो की तरह उसके पुत्र की मौत का समाचार सुना दिया था। बीजी का स्यापा घर की दीवारों की सीमा पार करके पड़ोसियों के घरों तक पहुंचने लगा था। वह बदहवास हुए जा रही थी। हरदीप के दोनों भाई भौचक्के खड़े थे। पुत्तर नु खा गई हुन हुन उसके पैसे भी खा जाएगी वो। अकल दी बात कर कुलवंत, उस बेचारी नु तो हजे तक ये भी नहीं पता कि वो विधवा हो चुकी है। दारजी को दुख और गुस्से दोनों पर काबू पाना भारी पड़ रहा था। दारजी, भरजाई नु बुलान तो पहला असी एक गल आपस विच तय कर लेंदे हन। हमें क्या तय करना है पुत्र जी? दारजी, या तो वीर जी की लाश लेने हम दोनों भाइयों में से कोई एक जाएगा, या फिर बोल पुत्र बोल, चुप ना हो, बोल। या फिर जापान वालों से कहिए कि पैसे बीजी के नाम भेजें। पुत्र जी, अगर लाश लेने तुम जाओगे तो क्या खास बात हो जाएगी? दारजी का गुस्सा बाहर आने को बेताब हो रहा था। दारजी, हम वहाँ वीर जी की जगह टोक्यो में रहने का चक्कर चला सकते हैं। उसका एक भाई कुलदीप ढिठाई से बोला। वो एक हरदीप की मौत से भी तुमने सबक नहीं लिया? चलो जी, 1 मिनट के लिए मान भी जाएं कि काके का क्रियाक्रम जापान में हो जाए, तो सारे पैसे कल दी आई कुड़ी नू मिल जाएंगे। उत्तर तो साडा है जी। बीजी ने कुलदीप के सुर में आवाज मिलाई। दारजी सिर पकड़कर बैठ गए।
उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस औरत के साथ उन्होंने एक लंबा जीवन बिता डाला। वो जिसका खत्म गया है, पहले उसे तो बताओ कि वो बेवा हो चुकी है। पर दारजी, पम्मी भाभी के आने से पहले हम घर वालों को कोई फैसला तो कर लेना चाहिए। जापान से दोबारा फोन आया तो क्या जवाब देंगे? अब सबसे छोटा गुरप्रीत भी बोलने लगा। दारजी अपने परिवार को देखकर हैरान थे, क्षुब्ध थे। अपने ही पुत्र या भाई के कफन के पैसों की चाह इस परिवार को कहां तक गिराएगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मन किया सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले ले, पर अगर वे नहीं होंगे तो पम्मी और उस बच्चे का क्या होगा? यह गिद्ध तो सामूहिक भोज करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। पुत्र जी, आप अपने भाई और माँ के साथ फैसले करो। मैं जरा जाकर बहू को उसकी बर्बादी की खबर दे आऊं। 15 सेक्टर पर गिरी बिजली को दारजी 18 सेक्टर अपने साथ ले गए। सरदार वरयाम सिंह और सुरजीत कौर के तो पैरों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई। मम्मी तो चीख मारकर बेहोश सी हो गई। कुल 4-5 महीने ही तो बिताए थे उसने अपने पति के साथ। वरयाम सिंह जी, आप जीदी की राय है, जापान वालियां नु की जवाब दिता जाए? सरदार साहब, आप अक्लमंद हो, बड़े हो, दुनिया देखी है आपने। आप जो फैसला करोगे वो ठीक रहेगा। सरदार वरयाम सिंह के हाथ जुड़े हुए थे। देख भाई वरयाम सिंह, यह फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। मेरी हालत से तो तू अच्छी तरह वाकिफ है। अभी तक न जाने सब कुछ कैसे सहा जा रहा हूँ। सरदार जी, आप जो भी फैसला करें, बस पम्मी के भविष्य का जरूर ख्याल करें। भविष्य की बात बाद में सोचेंगे। अभी तो पम्मी को मेरे साथ रवाना कर। घर में सौ अफसोस करने वाले आएंगे। दारजी उठ खड़े हुए। वरयाम सिंह सुरजीत कौर, पम्मी और उसके पुत्र को लेकर 15 सेक्टर की ओर चल दिए। एक बार फिर भीमबाग और जैन मंदिर पम्मी की सूजी आंखें देखकर भी चुप थे, निरपेक्ष खड़े थे। बीजी ने सबको देखा तो उनका स्यापा और ऊंचा हो गया। दारजी ने पम्मी को अलग से बुलाया और उससे एक बार फिर वही सवाल किया। पम्मी के पास रोने के सिवाय और कोई जवाब नहीं था। दारजी के दिमाग में वरयाम सिंह की आवाज गूंज रही थी, जरा पम्मी के भविष्य का ख्याल जरूर करना सरदार जी। जापान से फोन आ गया। दारजी ने फोन उठाया, पम्मी की ओर एक नजर डाली और फिर बीजी को देखा। पम्मी की रोती हुई आंखों में लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। बीजी, कुलदीप और गुरप्रीत की आंखें और कान दारजी की ओर ही लगे हुए थे। हाँ जी नवजोत सिंह जी, आप ड्राफ्ट परमजीत कौर के नाम से ही बनवाइएगा और और अस्थियां थोड़ी इज्जत से किसी कलश में भिजवा दीजिएगा। दारजी के आंसुओं ने उनकी आंखों से विद्रोह कर दिया और वे निढाल होकर जमीन पर ही बैठ गए। पूरा घर तनाव से भर गया। बीजी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। ऐस कमीनी नूता पैसा मेरे पुत्र तो ज्यादा प्यारा हो गया। मैं अपने पुत्र के आखिरी दर्शन भी न कर पावांगी। खसमानु खानिए तेरा कख ना रहे। दारजी ने पम्मी के सिर पर हाथ फेरकर उसे कमरे में जाने को कहा। पम्मी एक लुटे पिटे मुसाफिर की तरह किसी तरह अपने कमरे में पहुंच गई। रात को बीजी ने एक और चाल चली। सुनो जी, एक गल कवां, बुरा तो नहीं मनोगे? बोलो, दारजी की दर्द भरी आवाज उभरी। अगर साडा कुलदीप पम्मी पर चादर डाल दे तो कैसा रहेगा? घर की इज्जत भी घर में रह जाएगी। और अस्थिया और बैंक ड्राफ्ट दोनों आ पहुंचे। बाहर बीजी का प्रलाप जारी है और दारजी अंदर दुखी हैं। और सबसे अंदर के कमरे में पम्मी अपनी सूजी आंखों से कलश को देख रही है। उसने 3 लाख रुपए का ड्राफ्ट उठाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके पति के देह की कीमत है या उसके साथ बिताए 5 महीनों की कीमत। उसका पुत्र अभी भी जुकाम से बंद नाक से सांस लिए जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।